Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। फाज़िले तिब वल जुराहत साल अव्वल का सब्जेक्ट मुख्तसर कुलियात, जिसको अमूर तिबिया भी कहा जाता है, वो हम पढ़ रहे हैं। आज हम एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम अरकान और इखलात पढ़ चुके हैं। अब हम इखलात की 1 बाय 1 जो है वो डिटेल पढ़ेंगे। जैसे खिलते बलगम है, बलगम तभी हालत में कैसी होती है और गैर तभी हालत में कैसी होती है। अगर गैर तभी हालत में है तो इसकी इकसाम कौन कौन सी होती हैं और बालिहाज़े कवाम इसकी कौन सी इकसाम है और इसका फ़ायदा क्या है, ये इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जी, खिलते बलगम जिगर के अंदर पैदा होती है और जो तभी हालत में होती है उसका जो जायका है वो मीठा होता है। कवाम उसका मोतदिल होता है, ना वो गाढ़ी और ना ही वो पतली होती है। बल्कि अगर हम कह दें कि खून के बाद जो दूसरी खिल्लत हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है तो वो बलगम है। वैसे तो सुफरा और सुदा भी ज़रूरी है। अगर हम बात करें क्वांटिटी के लिहाज से, यानी हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा खिलते खून पाया जाता है और दूसरे नंबर पर खिलते बलगम पाया जाता है, तीसरे नंबर पर सुफरा और चौथे नंबर पर सुदा पाया जाता है। तो ये तो था जी तबी बलगम। अब आते हैं गैर तबई बलगम, यानी वो जिसके साथ सुफरा या सुदा या फिर कोई खिलते बलगम ही आज खुद प्रॉब्लम में आ गया हो, यानी जिसमें हरारत या सर्दी की कुछ ज़्यादती हो गई हो या खुश्की की कुछ ज़्यादती हो गई हो, तो वो गैर तबई हो जाती है। अब अगर वो सुफरा के साथ मिल गई है तो उसका रंग पीला होगा, अगर वो सुदा के साथ मिल गई है तो उसका रंग स्याही माइल होगा, और अगर वो खुश्की अगर उसमें आ गई है तो वो लेसदार जमी हुई बलगम हो जाएगी। तो उसका क्वाम भी चेंज हो जाएगा और उसका रंग भी चेंज हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जब सुफरा की ज़्यादती हो जाती है तो उसकी जलन भी होना शुरू हो जाती है। तो ये बलगम गैर तबई होता है जी। अब इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी खिल्लत जो है वो साथ मिली है, या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें गर्मी, सर्दी या खुश्की या तरी की, तो उनके साथ क्या रिएक्शन हुआ है। इकसाम बलगम गैर तबी, तो सबसे पहले जी मज़ा, यानी टेस्ट, स्वाद, जायका, उसके हवाले से हम देखते हैं। नमकीन बलगम हमेशा सुफरा की ज़्यादती से पैदा होती है। जब गर्मी खुश्की जो है वो बढ़ जाती है, बलगम के साथ रिएक्ट करती है, तो फिर जो है वो उसका जायका जो है वो नमकीन हो जाता है। इसके अलावा जब हम उसको ट्रीट करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो बलगम की बजाय हमें सुफरा का इलाज करना चाहिए और वो इलाज ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पर तुर्श बलगम, जिसको बलगम हामस कहा जाता है, तो जब बरूदत या सर्दी बलगम के साथ रिएक्ट करती है, यानी सुदा के साथ वो मिलती है, तो उसका जो है वो जायका तब्दील हो जाता है, वो तुर्शी माइल हो जाती है और थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है। तो लिहाजा इसमें हम ये कह सकते हैं कि बरूदत यानी सर्दी ही से तुर्शी का जो है वो इजाफा होता है। दूसरी सूरत हम ये भी कह सकते हैं कि तुर्श चीज़ों से सर्दी पैदा होती है। तो यहाँ पे नजरिया मुफरदा का बेहतरीन उन्होंने समझाया हुआ है कि तुर्श चीज़ें जो हैं वो सुदा पैदा करती हैं। बिल्कुल राइट। तो लिहाजा ये दूसरी किस्म थी जी बलगम हामस, यानी तुर्श बलगम। तीसरा जायके के लिहाज से फीका बलगम है। इसमें आप देखें कि जब बलगम आज खुद उसमें, चूंकि बलगम का मिजाज सर्द तर है, आप और ज़्यादा सर्द तर चीज़ें खाते जाएं या मौसम ऐसा हो कि सर्द तर और उसमें थोड़ी सी वो झुंबश आ जाए, यानी बारिश होना शुरू हो जाए, तो फिर क्या होगा
बलगम का जायका मजीद फीका हो जाएगा, मीठे की बजाय क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। बालिहाज़े कवाम, बलगम की इकसाम बालिहाज़े कवाम, यानी कवाम के लिहाज से जो बलगम है वो कितनी किस्मों की हो सकती है। आपने अमूमन देखा होगा कि लोगों को नज़ला या बलगम होता है और उनकी बॉडी के अंदर भी उसके असरात होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी आज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये जो बलगम हम पढ़ रहे हैं ये क्या है और जो नज़ला या ज़ुकाम होता है वो क्या होता है। ये लेक्चर के एंड में इंशाल्लाह मैं इसको क्लोज करूँगा। तो एक तो होता है जी वो तर बलगम यानी बारीक या रकीक बलगम, जैसे हम कह सकते हैं जी पतली या रकीक, जिसको बलगम माई या बलगम आबी कहा जाता है और ये साबी मिजाज के लोगों को होती है। दूसरी हम कह सकते हैं कि बलगम मखाती या बलगम खाम यानी बलगम गाढ़ा। तो ये जब सुदा की ज़्यादती होती है तो फिर उस वक्त जो है वो बलगम खाम पैदा होती है, गाढ़ी बलगम पैदा होती है। तो उसका इलाज क्या होता है जी, उसका इलाज होता है कि पहले सुदा को कम किया जाए फिर बलगम का इलाज किया जाए। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं कि खिलते बलगम जो है ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है। हमारे बदन को तर रखना, हमारी बॉडी को तर रखना, तमाम जोड़ों को तर रखना, उनमें रतूबत पैदा करना, ये बलगम का काम है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो हम बलगम पढ़ते हैं ये बलगम वो नहीं होती जो नाक से आ रही है या लंग से आ रही है, ये खिलते बलगम है। आप कह लें कि जितना भी आपका इम्यूनिटी का सिस्टम है यानी जो अमराज के खिलाफ लड़ने वाली चीज़ है वो बलगम है, जख्म भरने वाली चीज़ जो है वो बलगम है, कहीं पे जो सोजिश होगी उसको ख़त्म करने वाली चीज़ बलगम है। तो लिहाजा ये खिलते बलगम और है, जो नाक से बलगम आप निकालते हैं अब वो और चीज़ है, उसको आप कह देते हैं फ्लू। तो लिहाजा इसके जो लोग इसमें समझने में कासर थे कि जनाब वो नाक से जो बलगम निकल रहा है ये उसकी बात हो रही है, नहीं हरगिज़ ये उसकी बात नहीं हो रही, ये आपका खिलते बलगम की बात हो रही है। वो जो नाक से बलगम निकलता है उसके कई और काजेज़ भी हैं, जब हम उसको पढ़ेंगे तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर जनाब हमारी बॉडी के अंदर जो जो जगह पे रगड़ का अमल होता है वहाँ पे ये जो रतूबत है यानी खिलते बलगम है वहाँ पर पहुँचती है और उसकी रगड़ की जो कुव्वत है या रगड़ की वजह से नुकसान जो होना है उसको ख़त्म करती है। हमारे मुंह में ये हमेशा रहती है सलाइवा की सूरत में, हलक में, खंजरा में, फेफड़ों में। अंदरूनी सतही बलगम रतूबात से तर रहती है। इसके अलावा दिमाग जैसे जो बलगमी हमारे बल्कि हम कह लें कि खिलते बलगम का जो मेन ऑर्गन है या अगर हम कह लें कि उनका जो हेड है अज़ाए रैसिया वो दिमाग है। तो ये तो था जी कि खिलते बलगम वो किस किस हालत में होती है, जायके के एतबार से और कवाम के एतबार से, और उसका हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा क्या है, और अगर ये गैर मोतदिल हो जाती है तो फिर इससे